बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आयुर्वेदा के बारे में और ये है पार्ट 1। इस पार्ट में हम डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा, इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदा, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, बेसिक प्रिंसिपल एंड एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का वीडियो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज़ कंसिडर्ड बाय मेनी स्कॉलर्स टू बी द ओल्डेस्ट हीलिंग साइंस। इन संस्कृत, आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ. Ayurvedic knowledge originated in India more than 5000 years ago and is often called the mothers of all healing. आयुर्वेदा सबसे पुराना पद्धति है उपचार करने का। कहा जाता है कि जब से विश्व का निर्माण हुआ है तब से आयुर्वेदा जो है वो ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कितना साल पुराना है इसके बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स का अलग अलग मत है, लेकिन एक ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि आयुर्वेदा लगभग 5000 वर्ष पुराना है। आयुर्वेदा को साइंस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है क्योंकि आयुर्वेदा हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। वो किस तरीके से, वो हम डेफिनेशन में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन का। तो डेफिनेशन में कहा जाता है कि आयुर्वेदा जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, आयु एंड मेन वेदा। आयु का मतलब होता है लाइफ और लॉन्गेविटी एंड वेदा का मतलब होता है साइंस और नॉलेज। लाइफ के बारे में जो नॉलेज दे वही है आयुर्वेदा। लाइफ के बारे में कैसे नॉलेज देंगे? हमारा लाइफ मतलब जीवन, तो जीवन को किस तरीके से हम सुचारू रूप से चला सकते हैं, मतलब किस तरीके से हम अपने रोगों को दूर रख सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकता है, कैसे हम दीर्घायु बन सकते हैं, उन सभी के बारे में आयुर्वेदा जानकारी देता है। साथ ही साथ आयुर्वेदा ये भी बताता है कि हमारा बॉडी किन सब चीज़ों से मिलकर के बना होता है, कैसे हम रोग से ग्रसित हो सकते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, मतलब कारक होते हैं जिनसे रोग होता है, और किस तरीके से हम उन रोगों से मुक्ति भी पा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आयुर्वेदा देता है, इसीलिए आयुर्वेदा को द साइंस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अनदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि आयुर्वेदा जो है वो सिंपली आप ये ही नहीं है कि आपने कोई हर्बल फार्मूला बनाया और उसको जो है खा लिया और जो भी आपको रोग हुए थे जिस डिजीज़ के कारण आपने उस हर्बल फार्मूला को खाया और वो रोग दूर हो गए। नहीं, आयुर्वेदा सिर्फ रोग को दूर करने के लिए ही नहीं बल्कि आपको एनर्जी देने के लिए, ताकि आप जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो और हेल्दी हो सके, ताकि अपने जीवन को वो ऊर्जावान महसूस करें और वो अच्छे से अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। इसलिए आयुर्वेदा का मेनली एक ही उद्देश्य है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आयु एंड रोगस्थ रोग निवारणम। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग का उत्थान करना, यही आयुर्वेदा का उद्देश्य है। बात करेंगे हिस्ट्री का। तो आयुर्वेदा का जो हिस्ट्री है वो ये माना जाता है कि आयुर्वेदा को जो है अथर्ववेद में देखा गया है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है अथर्ववेद में, लेकिन कहीं कहीं पे ऋग्वेद में भी ये भी बताया गया है कि कौन से प्लांट से कौन से डिजीज़ दूर हो रहा है। तो इस कारण ये भी कहा जाता है कि ऋग्वेद में भी आयुर्वेदा का थोड़ा सा झलक मिलता है। वैसे तो आयुर्वेदा का उपचार सदियों से चला आ रहा है, इसलिए आयुर्वेदा कितना पुराना है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी ये कहा जाता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें आयुर्वेदा के बारे में बताया गया। उन डॉक्यूमेंट्स में मेनली 2 डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए जिससे हमें आयुर्वेदा के बारे में संपूर्ण कह सकते हैं या बेसिक नॉलेज जो कह सकते हैं वो मिला। और वो डॉक्यूमेंट्स है, एक है चरक संहिता और दूसरा है सुश्रुत संहिता। चरक संहिता जो है वो चरक जी के द्वारा लिखा गया है जो कि एक आयुर्वेदाचार्य थे, और सुश्रुत संहिता जो है वो सुश्रुत जी के द्वारा लिखा गया जो कि ये भी आयुर्वेदाचार्य थे। सुश्रुत संहिता में मेनली आपको ये बताया गया है कि कैसे हम सर्जिकली काम कर सकते हैं, ऑपरेशन वगैरह किस तरीके से, शल्य क्रिया जो है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो सुश्रुत संहिता में बताया गया। और चरक संहिता में हम किस तरीके के रोग के लिए कौन सा मेडिसिन दे सकते हैं वो चरक संहिता में बता सकते हैं। मतलब आप सीधे आप ऐसे समझ सकते हैं अगर सिंपल भाषा में कि चरक में ओपीडी सेक्शन है और सुश्रुत में सर्जिकल सेक्शन है। आपको अगर दवाइयों से रिलेटेड जानकारी लेना है कि कौन से रोग के लिए कौन सा हर्बल अच्छा रहेगा, कौन सा पौधा अच्छा रहेगा, कौन से जड़ी बूटियाँ अच्छी रहेंगी, तो उसके लिए आपको चरक जी के संहिता को पढ़ना चाहिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदा में हम शल्य क्रिया के द्वारा किसी रोग को कैसे हम निवारण करें, तो उसके लिए आपको सुश्रुत संहिता पढ़ना चाहिए। सुश्रुत संहिता जो है वो जनरली प्रोपेगेट हुआ धन्वंतरी जी के कारण, या कह सकते धन्वंतरी जी ने उसको प्रोपोगेट किया, और जो चरक संहिता है वो आत्रा जी के द्वारा हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के बारे में।
तो कहा जाता है कि आयुर्वेदा में मेनली 3 प्रिंसिपल होते हैं जिन पे पूरा आयुर्वेदा टिका हुआ है, और वो 3 प्रिंसिपल है वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ। वात मीन्स हवा, पित्त मीन्स क्या होगा, जो कि थोड़ा सा गर्म करे, और कफ मीन्स जो श्लेष्म होते हैं, वो 3 चीज़ होते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी में जो होती है वो इन्हीं तीनों पे डिपेंड होती है, और अगर ये वात, पित्त, कफ अगर सुचारू रूप से हमारी बॉडी में बैलेंस्ड होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं, और इन तीनों में से कोई भी एक इम्बैलेंस होता है तो हम अस्वस्थ होते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो वात, पित्त, कफ है, अगर कोई रोग होता है तो उसका कारण भी वही है, और अगर कोई रोग ठीक हो रहा है तो उसके लिए भी हमको इनको ही ठीक करना ज़रूरी है। यानी कह सकते हैं हमारा जो शरीर है वो इन्हीं पे डिपेंड है पूरी तरीके से। तो प्रिंसिपल में आप ऐसे समझ लीजिए कि आयुर्वेदिक प्रिंसिपल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये 3, वात, पित्त और कफ। वात यानी कि वायु, पित्त यानी कि जो पित्त होते हैं, यानी कि कह सकते हैं जिससे जो गर्म करें, और कफ जो होता है वो यानी कि श्लेष्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 एलिमेंट्स के बारे में। 5 एलिमेंट्स यानी कि 5 महाभूत। आयुर्वेदा में ये बताया गया कि जो हमारी बॉडी है वो 5 महाभूतों से मिलकर के बना होता है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। अर्थ यानी कि पृथ्वी, वाटर यानी कि जल, फायर यानी कि अग्नि, एयर यानी कि हवा एंड ईथर यानी कि आकाश। कहा जाता है कि हमारी बॉडी ये 5 महाभूतों से मिलकर के बना होता है, और यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, मर जाता है, तो उसको कहते हैं कि हम उसको 5 महाभूतों में विलीन कर देते हैं। किस तरीके से 5 महाभूतों से मिलकर के बना होता है? जैसे कहा जाता है कि अर्थ यानी भारी, पृथ्वी भारी होता है, वजन वाला होता है। तो कहा जाता है कि हमारी बॉडी में जितने भी वजनदार चीज़ें हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में जो भी भारी चीज़ें हैं, वो सब अर्थ से मिलकर के बना होता है, जैसे कि हमारी हड्डियाँ। दूसरा है वाटर यानी कि लिक्विड। यानी ये कहा जाता है कि हमारी बॉडी में जितने भी लिक्विड्स हैं वो कहाँ हैं, वो क्या कहलाते हैं, वाटर से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि रक्त हो गया यानी कि ब्लड हो गया, लसिका हो गया, लिम्फ हो गया, ये सब क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में वाटर के रूप में होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये वाटर से मिलकर के बने होते हैं। तीसरा है फायर यानी कि अग्नि। हमारी बॉडी में जितनी भी अग्नि चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा जठराग्नि हुआ, वो क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। तो जितने भी ये चीज़ें हो गए वो हमें मतलब वो कहा जाता है कि फायर से मिलकर के बने होते हैं। इसी तरीके से एयर यानी कि हवा कैसा होता है, लगातार चलता रहता है, वो अगर रुका तो आप भी रुक जाएंगे। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में जो चीज़ें लगातार चली जा रही हैं, जिनका अगर वो रुक गई तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है। तो उसी तरीके से जैसे कि हृदय की धड़कन हो गई, अगर हृदय की धड़कन बंद हो गई, यानी जैसे हवा लगातार चलता रहता है, वैसे ही हृदय की धड़कन भी लगातार चलती रहती है। तो कहा जाता है कि हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें एयर से मिलकर के बनी होती हैं। और 5वां होता है ईथर यानी कि आकाश। आकाश कैसा होता है, खुला होता है, स्पेसफुल होता है। यानी हमारी बॉडी में जितने भी स्पेस होते हैं, जो भी खाली स्थान होते हैं, वो किससे मिलकर के बने होते हैं, आकाश से मिलकर के बने होते हैं। जैसे हम जब मुंह खोलते हैं तो वो मुंह में जो स्पेस आता है ना, वो भी क्या हुआ, आकाश हो गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी भी है वो भी इन्हीं 5 महाभूतों से मिलकर के बनी होती है। बात करेंगे जब हम 5 महाभूत और वात और पित्त, कफ, ये 3 चीज़ और ये 5 चीज़ें, ये 5 एलिमेंट्स और ये 3 प्रिंसिपल मिलके ही पूरा आयुर्वेदा है, समझ लीजिए। अगर आपको इनको कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप आयुर्वेदा आसानी से समझ सकते हैं। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हमारी जो बॉडी है वो इन 5 से मिलकर के बनी होती है, ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। और ये जो हमारा 5 एलिमेंट्स है वो किससे मिलके बने होते हैं, वात, पित्त, कफ। कहा जाता है ईथर और एयर जो है वो मिलके वात बनाते हैं, फायर एंड वाटर मिलकर के पित्त बनाते हैं, एंड वाटर एंड अर्थ मिलकर जो है कफ बनाते हैं। अगर हमारी बॉडी में ये तीनों बैलेंस्ड होते हैं तो हम स्वस्थ हैं, इनमें से कोई भी इम्बैलेंस है तो हम अस्वस्थ हैं। कहा जाता है कि अगर मान लीजिए वात, पित्त, कफ ये 3 हैं, आपका वात ठीक है, पित्त, कफ है, लेकिन कफ में थोड़ी गड़बड़ी है, यानी कफ इम्बैलेंस हुआ, तो हमें कौन सा ट्रीटमेंट करना होगा, जो कफ को बढ़ाए। अगर कफ घटा रहेगा तो हमें कफ को बढ़ाने वाली दवा देनी होगी, कफ बढ़ा रहेगा तो हमें कफ को घटाने की दवा देनी होगी। यानी इन तीनों में अगर कोई ऊंचा होता है, यानी कोई ज़्यादा बढ़ता है, तो हमें उसको घटाने की दवा देनी होगी, और अगर कोई घटा रहता है तो हमें उसको बढ़ाने की दवा देनी है। कुल मिला के कॉन्सेप्ट आप सिंपली समझ
चुके होंगे मेरे हिसाब से कि वात पित्त कफ अगर ये हमारी बॉडी में बैलेंस्ड है तो हम स्वस्थ हैं, और अगर कोई भी इम्बैलेंस है तो वो इम्बैलेंस कौन से तरीके का है, यानी वो बढ़ा है या घटा है। अगर वो घटा है तो हमें इसको बढ़ाने की दवा देनी है, और अगर वो चीज़ बढ़ा है तो हमें उसे घटाने की दवा देनी है। नेक्स्ट होता है इसमें इम्पॉर्टेंट गुण यानी कि बताया जाता है कि जो हमारा जो मतलब आयुर्वेदा जो है वो उसमें ये बताया गया कि हर सब्सटेंस के 10 गुण होते हैं और उसी के 10 अपोजिट गुण भी होते हैं, यानी कुल मिला के 20 गुण को बताया गया है। जैसे अगर कोई भारी होगा तो लाइट, ग्रॉस है तो सब्टाइल, डेंस है तो फ्लोइंग, स्टैटिक है तो मोबाइल, डल है तो शार्प, सॉफ्ट है तो हार्ड। इस तरीके से कई सारे गुण बताए गए हैं। ये जो 20 गुण होते हैं हमें इनको बहुत अच्छे से समझना होता है। अगर हम इसको समझ लिए तो ये हम आराम से हम समझ सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों को बैलेंस करना है। अगर कोई चीज़ें भारी हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें लाइट करना है, अगर कुछ लाइट है तो हमें उसको हैवी करने के लिए उसके अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन देनी होती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसको कि कोल्ड हो गया, यानी कि वो कोल्ड हो भी गया और वो उसका जो नेचर है बॉडी का वो भी शीत है, तो अगर हम उसको जो है शीत क्लाइमेट में रख देंगे यानी ठंडे क्लाइमेट में रख देंगे तो वो और ज़्यादा शीत से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम कौन सा मेडिसिन देंगे, ऐसा मेडिसिन देंगे जो उसके अंदर गर्मी लाए यानी कि उष्णता लाए। उसके लिए हम कौन सी दवा देंगे जो हीट प्रोवाइड करे। आप समझ रहे हैं, मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो शीत नेचर का है, ठंडे नेचर का है, उसको ठंडी भी लग गई यानी कि उसको सर्दी भी हुई है और वो ठंडे क्लाइमेट में भी है, तो उसको हम कौन सा मेडिसिन देंगे जो उसके अंदर शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न करे। तो इस तरीके से ये जो 20 गुण और मतलब उसके अपोजिट 10 गुण और उसके अपोजिट जो ये गुण होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम आयुर्वेदा में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे त्रिदोष के बारे में, और ये सारा वीडियो देखने के लिए आपको पार्ट 2 का इंतज़ार करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।